जो लाहौर में एक ट्यूशन सेंटर गिरा उसके ऊपर तो बड़ी तनकीद होती है। जो हमारे ये जो नॉर्दर्न एरियाज हैं इनकी तरफ कोई गौर ही नहीं करता। और वो जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो इसकी भाई ये बात करते रहते हैं। तो शीन साहिबा आज वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। बैरिस्टर गौहर जो है अगर कंपेयर किया जाए बिटवीन टू तो वो अली मीन के साथ है। अब ये जो पानी वाले इश्यू की बात कर रहे हैं, बार बार के पानी हम रोक देंगे ये मोदी भी कह रहा है, उनके मंत्री भी कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह ये है कि वो इंगेज करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को। इंडिया एक फेल स्टेट है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं रोशनी तारिक। व्यूअर्स, गर्मी को तोड़ तो हुआ प्री मानसून, लेकिन बलाई इलाकों में इसने तबाही भी मचा दी है। और अभी तो मानसून पूरी तरीके से स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन हम दुआ करते हैं कि आगे चीज़ें ठीक रहें। बहरहाल कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी हैं। बैरिस्टर गौहर जो हैं उनका खिताब है। इसके अलावा कुछ लोग नून लीग से और कुछ पीपीपी से जो है वो एपी में जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ इंसाइट्स जो हैं वो इंडियन स्पाई एरोप्लेन की भी हैं। ये क्या मामला है, इस सबको डिस्कस करूंगी। वैसे मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज़किया सनायुब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के साथ। अच्छा जनाब, वैसे बारिश तो हुई और हमें लगा कि रिलीफ भी मिल गया, लेकिन अब बलाई इलाकों में तबाही भी काफ़ी आ गई है। हालांकि ये अभी इब्तिदाई बारिश है। तो क्या इक़दाम किए हैं बाला इलाकों के अंदर? क्या जो हमारा अपर नॉर्थ है उसके अंदर जो हमारे हुकूमत है वो इस मुतल्लिक़ कोई इक़दाम करती है? नहीं, बल्कि ये तो पिछले 2-3 साल से रेगुलर ही हो रहा है। देखें, अब प्री मानसून की एक बारिश ने पीडीएमए है वो क्या कर रहा है? क्या पीडीएमए पूरा साल इंतजार करता है और फिर जब इस वक्त बारिशें शुरू होती हैं और फिर वहां पर सैलाब आते हैं, जब वहां पर अब देखिए, हम तो मकानों को भी चेक नहीं करते यहाँ पर। तो बिल्कुल हम तो मकानों को भी चेक नहीं करते कि उनकी कंडीशन क्या है। यानी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी जो लाहौर में एक ट्यूशन सेंटर गिरा उसके ऊपर तो बड़ी तनकीद होती है, लेकिन अप नॉर्थ के ऊपर जो हमारे ये जो नॉर्दर्न एरियाज हैं इनकी तरफ कोई गौर ही नहीं करता। मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर बात नहीं करता। पीडीएमएज जो हैं उनकी यानी कारकर्दगी पर कोई सवाल नहीं उठाता, सूबाई हुकूमत को कोई अकाउंटेबल नहीं ठहराता। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये एक अलमिया है। वी नीड टू वेक अप। और ये जो इंसान की जान जितनी बेवकूत हो गई है, जितनी गैर अहम हो चुकी है, इससे पहले कभी नहीं थी। पहले एक शख्स की भी जो यानी वफात होती थी तो लोग उस पर बड़ा अफसोस का इजहार करते थे, बड़ा उसको दिल पे लेते थे। अब एक खानदान का 7 अफराद डूब गए। जी, अब ये देखें कि ये क्या है यहाँ पर। ये हर साल इस तरह होता है। हर साल ये रिपीटेडली हो रहा है। एक दफा गलती होती है, दूसरी तरफ कोताही हो सकती है, तीसरी मरतबा गलती या कोताही की गुंजाइश नहीं है। फिर ये डिलिबरेट एक्शंस हैं और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये काम करना है, जिन लोगों ने जिनकी ये मैंडेट है, आप उनको अकाउंटेबल ठहराएं। जी अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब खिताब कर रहे थे, वो कह रहे थे कि और वो जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो इसकी भाई ये बात करते रहते हैं। हाँ, नहीं, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को भी इस पे कोई पॉलिसी एनडीएमए जो है वो एक्चुअली उसकी आईज एंड ईयर्स जो है ना वो पीडीएमएस हैं। पता आपको? हाँ, ये तो उन्होंने रिपोर्ट करनी होती है। तो मुतलका ऑन ग्राउंड जो ऑपरेशंस देखने हैं, जिसने करने हैं, जो हर चीज को से चेक करना है। क्या जो घर कमजोर हैं, फॉर एग्जांपल बारिश से पहले, उनको आइडेंटिफाई नहीं करने चाहिए? मानसून से पहले ही सारे इकदाम हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं हुए ना। तो किसकी नेग्लिजेंस है? कोर्स हुकूमत की नेग्लिजेंस। कौन सी हुकूमत? अगर वो वहां पर आ रहे हैं अभी कहां हुआ है? केपीके में कौन है वज़ीर-ए-आला? सुहेल आफरीदी। तो नौशीन साहिबा आज वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। नहीं, वैसे लास्ट टाइम तो पंजाब में भी आया था, लेकिन हर जगह पे होना चाहिए। आप मुतालबा करती हैं सुहेल आफरीदी? मैं ये कहती हूँ कि हर जगह पे जो है वो होना चाहिए। मुतालबा में किसी के इस्तीफे का नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा जनाब, बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि जो है ना अवाम में बदगुमानी फैलाने के लिए सुहेल आफरीदी की मुस्ताफ़ी होने की या उनके सीएमशिप से जाने की खबरें फैलाई जा रही हैं। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। वो कह रहे हैं कि इख्तिलाफ राय ज़रूर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो कभी कभी आकर जो है थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं, बट ये तो सबको पता है कि पीटीआई में कितनी तफरीक है। इस वक्त सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर आमने सामने हैं। बैरिस्टर गौहर भी सुहेल आफरीदी के साथ तो नहीं है, वो तो ज्यादा उनकी अलाइनमेंट जो है वो अली अमीन गंडापुर के साथ है। अच्छा, ये ग्राउंड रियलिटी है। ओके, यस। बैरिस्टर गौहर जो है अगर कंपेयर किया जाए बिटवीन टू तो वो अली अमीन के साथ है, लेकिन वो अपने आप को ऐसा न्यूट्रल जाहिर करते हैं। लेकिन इस टाइम बात ये है कि
सुहेल आफरीदी जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश थी वो नाकाम हो चुकी है, क्योंकि उनकी न्यू अलाइनमेंट्स हो चुकी हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक को भी नजर आ चुका है कि यहां मौलाना फजल रहमान की छत्र छाया में आ चुके हैं सुहेल आफरीदी साहब। उन्होंने देख लिया कि फैसल करीम कुंडी के साथ उनकी न्यू अलाइनमेंट हो चुकी है, मोहसिन नकवी के साथ उनके करीबी ताल्लुकात हो चुके हैं। तो जब ये 3 ताकतवर लोगों का जो है वो हाथ सुहेल आफरीदी के सर पर आ चुका है, तो उनको मालूम है कि ये अब हमें अपने नाक का बाल नहीं समझते। अच्छा, तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक वाले ज्यादातर लोगों ने जनाब राम हो गए, दोबारा सुहेल आफरीदी के साथ मिल चुके हैं। टोटल 5 बंदे रह गए हैं। बिल्कुल, यहां पर कुछ जो है वो कह रहे थे कि नंबर 25 नहीं 30 है, फलां है, वो असल नंबर 5 है। अच्छा, मैं असल नंबर क्या है? 5 रह गया है। पहले ज्यादा थे, लेकिन वो राम हो चुके हैं, वो सुहेल आफरीदी के साथ मिल चुके हैं, क्योंकि सुहेल आफरीदी का जो मसल है इस वक्त, जो ताकत उनके पास आ चुकी है मोहसिन नकवी के साथ आने की वजह से, फैसल करीम कुंडी साहब के साथ आने की वजह से और मौलाना फजल रहमान की वजह से, इस टाइम वो एक ताकतवर तरीन जो है वो शख्स है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। लेकिन खान साहब से मुलाकात तो नहीं करवा पाए अपनी, वो करना ही नहीं चाह रही हूँ, तो आपको क्या पता। अच्छा ही खान साहब से मुलाकात क्या करे? वो कहते हैं क्रिमिनल बैठा हुआ है जेल के अंदर, इररेलेवेंट है। तो उनको था वो इररेलेवेंट है, वो सियासी बयानी है अपनी पार्टी के अंदर ना बनाने के लिए। असल में तो वो कह रहा है कि अच्छा हुआ है, पड़ा हुआ है उस जेल के अंदर, काबिल इसी है। वो लोग तो कहते हैं खान साहब के लिए हम मतलब कुछ करने को तैयार हैं। ये सियासी बयानात है ना। अच्छा। दिल में वो कहता है ये काबिल इसी है। अच्छा। जेल में पड़ा हुआ है, क्रिमिनल कहीं का। ये आप फवाद चौधरी वाली बात तो नहीं कर रहे? कारण मैं देख रही थी, कहता है क्रिमिनल कहीं का, दिल में कहता है क्रिमिनल कहीं का। देखिए, वो वैसे ही बहुत कोट करते हैं काला चैनल, काला चैनल। अब वो कहेंगे कि भाई आप लोगों को मेरे दिल की बातें पता है। अच्छा, मैं देख रही थी फवाद चौधरी साहब ARY में मौजूद थे, तो वो कहते हैं कि PTI के अंदर नहीं, आजादी और मौत का जो कंटेनर जिसने निकालना था ईद के बाद, हाँ, वो अगर ये ना समझ रही हो तो अमली तौर पर क्या साबित कर रहा है? वो कंटेनर गायब हो गया ना, क्योंकि वो इस बात पर देखें, इस बात के ऊपर सुहेल आफरीदी कन्विंस हैं कि इमरान खान जेल में है अपने करतूतों की वजह से है, अपने अमालनामे की वजह से है, और वो काबिल इसी है। या ये भी तो हो सकता है कि वो डर गए हों, कोई तहरीक चलाई तो मेरी CM-शिप पे खत्म। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं, वो बस दिल में खुश हैं कि मैं वज़ीर आला, मैं कबायली से डिजाइनर हो चुका हूँ, मेरे नए कट्स आ चुके हैं, मैं टिकटॉक भी बना लेता हूँ। गो के शफी जान मुझसे ज्यादा अच्छी टिकटॉक बनाते हैं, लेकिन मैं टिकटॉक बना लेता हूँ और टिकटॉक भी मेरी अच्छी कामयाब टिकटॉक है। तो इसलिए वो अब खुश हैं कि जो कप्तान है, जो बेसिकली इस वक्त बानी चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्हें मैं अडयाला का चांसलर कहता हूं, वो एक नाअहल शख्स हैं, वो एक सजा याफ्ता मुजरिम हैं और वो काबिल इसी हैं, इस वक्त जेल में है। अच्छा, मैं फवाद चौधरी को सुन रही थी, फिर रिपीट नहीं करनी बात है। हाँ, नहीं, अच्छा। वो सुन रही थी, वो उनसे जब पूछा गया जो है वसीम अदामी की जानिब से कि भाई ये मीटिंग क्यों नहीं हो रही, हुकूमत से मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे, कौन रुकावट है, ये सब चीज़ें, तो वो कहते PTI के अंदर के लोग अपनी सियासत की वजह से चाहते नहीं है कि ना बानी PTI बाहर आए। और उनसे पूछा गया तो बहनें तो चाहती हैं ना कि भाई जवाब दिया ये फवाद चौधरी साहब ने। हाँ, तो उन्होंने कहा हमने तो कहा था कि जो सीनियर लोग हैं उनसे बातचीत की जाए, जो इस वक्त कोट लखपत में जो मौजूदा क़यादत है वो इमरान खान साहब को नहीं जानती और खान साहब उनको नहीं जानते। तो आपको क्या लगता है ये मसला है, ये वाकई ये मसला है कि लोग नहीं चाहते कि बानी साहब बाहर आए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो जमात है वो मौजूदा निज़ाम के लिए उनकी प्रोटेक्शन की जमानत है। वो इस लिहाज से कि वो खुश हैं कि बानी चेयरमैन इस वक्त बतौर सजा याफ्ता मुजरिम जेल के अंदर कैद हैं, वो इररेलेवेंट हो चुके हैं और उनकी सियासत चल रही है। बानी चेयरमैन इस वक्त डेड हॉर्स है पोलिटिकली ही इज अ डेड हॉर्स। वो काउंसलर नहीं बन सकते आज, मतलब वो पूरी अपनी जनी तवानाई खर्च कर लेना तो वो काउंसलर का इलेक्शन लड़ने की भी अहल नहीं है। लेकिन उनकी वजह से इन लोगों की तो सियासत में तो बेरहम चीज है, उसकी वजह से कुछ नहीं होता। सियासत में हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसे टैप करनी होती है। अच्छा, वो टैप कर लिया उन्होंने। सही। अब वो सियासत में वो इस वक्त MNA है। स्टेटस जो इन लोगों का, बहुत से लोगों का, पार्लियामेंटेरियंस का, कोई सेनेटर बना हुआ है, कोई MNA बना हुआ है, कोई MP बना हुआ है, कोई सूबाई वजीर बना हुआ है, कोई चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, और कोई जो है वो पार्लिमानी सेक्रेटरी बना हुआ है, कोई जनाब किसी कमेटी के चेयरमैन बना हुआ है, कोई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन गया इस वक्त, कोई सेनेट के अंदर, कोई कौमी असेंबली के अंदर। तो ये तमाम के तमाम ओहदे जो लोग एंजॉय कर रहे हैं और वो दिल में कह रहे हैं चंगा है ये है इसी काबिल, ये जेल चे। अच्छा, ये तो बताएं कि देखिए उन लोगों के पास जो ओहदे हैं, लेकिन जो बानी है वो उस ओहदा ले भी नहीं सकता, कोई पार्टी का ओहदा भी नहीं मिल सकता, काउंसलर नहीं बन सकता। हाँ, वो तो भी इस वक्त जेल में है ना, अभी उनके पास तो कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप खुश हैं? मैं नहीं, आप खुश? मैंने क्या खुश होना उनके उससे? मशीन आप मार रही हैं और कह रही मैं खुश हूँ।
कमाल है। मैं खुश नहीं हूँ वैसे नहीं, तो, मैं तो खुश हूँ। हाँ आप भी खुश है ना। मुझे तो मैं वैसे भी पीटीआई में थोड़ी हूँ कि उनके बाहर आने से या अंदर होने से मुझे कोई ओके। अच्छा ये बताएं कि आजाद कश्मीर का इलेक्शन जी आ चुका है जी। और पहले कल आपने बताया था कि सरदार तनवीर इलियास साहब शायद हैं, आईपीपी में हाँ, जाएंगे। नून लीग के राजा अब्दुल कय्यूम साहब ने भी उनको ज्वाइन कर लिया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। तो आपको नहीं लगता ये इस्तेकाम पाकिस्तान की उभरती हुई एक जो चीज है जो नून लीग के लिए प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए खतरा जी, है? बात ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, जिस तरह जीबी के अंदर वहां पर लोगों ने शमूलियत इख्तियार की, उसके बाद एक ट्रेंड आ गया है। हाँ, ट्रेंड आ गया। अब आईपीपी की मैं बता रहा हूँ चांदी होने वाली है। अब मान नहीं रही मेरी हाँ, बात। वही तो मैं कह रही हूँ। मैं नहीं कह रहा कि आईपीपी हुकूमत बनाएगी कश्मीर के पार्टी से निकल अंदर, के, लेकिन कुछ ना कुछ आईपीपी वजन उसका होगा। आइंदा के जो इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल होगी, आईपीपी कहीं ना किसी पोजीशन में होगी, एक नई सियासी ताकत, एक ताकत के तौर के ऊपर सामने आएगी। और मेरी इतलात है कि कुछ और लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी जो साबिक टिकट होल्डर साहिबान हैं, उनको भी शमूलियत के इम्कानात हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौर कर रही थी कि उन्होंने बाइकआउट करना है। मैंने कल भी कहा था कि बाइकआउट वो किस तरीके से कर सकते हैं जब वो पार्टी बतौर जमात है ही नहीं। मतलब ये मुझे इनकी बातें समझ नहीं आती तहरीक इंसाफ की। और तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं वो छोड़कर आईपीपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, लेकिन इस टाइम उनमें कम लोग हैं जो कि रेलेवेंट हैं, जो कि विनिंग पोजीशन के अंदर हैं। ज्यादा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अंदर है, और वहां से भी जाने का सिलसिला शुरू हो पड़ा है। और तनवीर इलियास साहब की भी मंजिल मुझे आईपीपी दिखाई दे रही है। हाँ, वो तो उनका भी आगे हाँ, राजा अब्दुल कय्यूम साहब सब की, तनवीर इलियास साहब की हाँ शमूलियत कर ली उन्होंने। तनवीर इलियास साहब का तो कल की खबर थी ना कि वो पीपल्स पार्टी से रहेंगे, हाँ, छोड़ के आईपीपी में जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि ये सब तो चले सही है, मौलाना साहब पीपीपी से इत्तेहाद करेंगे आजाद कश्मीर में, ये एक अनहोनी खबर नहीं है? क्योंकि वो तो पीटीआई के साथ उनकी कुर्बतें बढ़ रही थी, तो फिर इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के साथ मौलाना का? सियासत है, ये सियासत है। ये सियासत में जहां जिसको जहां फायदा मिले, तो मौलाना के साथ अगर वो इलेक्शन के अंदर शेयरिंग में जाना चाह रहे हैं इत्तेहाद के अंदर, तो फिर मौलाना को कुछ लोग कुछ दो होगा, फिर पीपल्स पार्टी की पोजीशन तो पहले से ज्यादा कमजोर हो जाएगी ना। कुछ तो कुछ बांटना पड़ेगा उनको। मौलाना से मिलता कम है, देना पड़ेगा, लेते ज्यादा है। चलिए जी, मेरी लास्ट आपसे क्वेश्चन है कि पहले हमें जो है वो इंडिया के डैम बनाने पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, और ये उनकी जो आबी जारियत की धमकियां थी वो चीज़ थी। अब ये सुनने में आया 2-3 दिन से कि कराची के करीब जो बॉर्डर एरिया है इंडिया का, वहाँ पर कोई इंडियन स्पाई प्लान जो है ना वो जासूसी कर रहा है मुसलसल हमारी सबमरीन्स वगैरह की। तो मतलब ये दोबारा से क्या कशीदगी के बादल मंडला रहे हैं? डोमेस्टिक कंजम्पशन इंडिया की, आप इंडिया को समझे, इंडिया क्या है? इंडिया एक फेल स्टेट है। इंडिया एक फेल स्टेट है जो खुद को दुनिया के सामने एक शाइनिंग इंडिया के तौर के ऊपर प्रोजेक्ट करती है। इंडिया के अंदर जो हालात हैं इस टाइम मुतअद्दिद, वहां पर जो है वो अलहदगी की जो है वो चल रही तरीके चल रही हैं। इस वक्त यूपी के अंदर देख लें, अपर प्रदेश के अंदर देख लें, आप जम्मू कश्मीर के अंदर देख लें, आप पंजाब के अंदर खालिस्तान के तौर पर देख लें, एंड सो ऑन। बहुत ज्यादा लोग जो हैं वहां पर उनसे नाला हैं, परेशान हैं, और वहां पर लोग अलहदगी चाह रहे हैं, अपनी अलग रियासत चाहते हैं। जो इंडिया के अंदर मुसलमान हैं, चाहे वो बंगाल वाली साइड के हैं या बाकी साइड के हैं, जहां पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो अलग से पाकिस्तान की तरह एक अलहदगी चाह रहे हैं। ओके। इंडिया के अंदर मुसलमानों की भी अलहदगी की एक डिमांड है। बात यह है कि इंडिया के अंदर यानी इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी नहीं, विद इन हिंदुइज्म भी इक्वलिटी नहीं है। उनका जो सेकुलरिज्म का जो सेकुलर इंडिया तो खाली बकवास है ना। हकीकत के अंदर तो इस वक्त जो ब्राह्मण है, जो कि उनकी एक अपर कास्ट है, वो टोटल 5% ऑफ पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन। हिंदू पॉपुलेशन का वो 5% है। वो 5% ऑफ हिंदू पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त तकरीबन तमाम जो टॉप स्लॉट्स हैं उसके ऊपर बैठी हुई है। यानी अगर ये देख लें तो यानी उनके पार्लियामेंट के अंदर भी बिल्कुल, यानी वो तकरीबन 50% पर आई हुई है। 50% जो पार्लियामेंटेरियन हिंदूज हैं उनमें ब्राह्मण है। अच्छा, वो जो शूद्र वगैरह तो बहुत ही नीचे है, जो दरमियानी कास्ट है उसको भी वो चीज नहीं मिल रही। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की देख लें तादाद, उसमें 70% जो है वो ब्राह्मण बैठे हुए हैं। इस तरह फौज के टॉप रैंक्स के ऊपर वो बैठे हुए हैं, और मुसलसल एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है जिसमें ब्राह्मण के लिए फ्रेंडली सिचुएशन बन गई है। बिल्कुल, ब्राह्मण्स को जो है वो ऊपर जो है वो लाए जा रहे हैं। तो
इंडिया के अंदर इस वक्त बड़ी लोगों को जो है ना वो एक इस्तराब का शिकार है, कॉम्पिटेंस नहीं है जी। कौन किस तरीके से कितना ज्यादा जो है वो यानी हिंदुइज्म की तरफ या हिंदुआता माइंडसेट का हामिल है, उसकी तरक्की होती है। बिल्कुल। एक चीज, हाँ, पिछले आर्मी चीफ को देख ले, वो भी उस पंडित के पास जाके, वो जो इसकी अंदर टाइप का था, तो उसके पास जाकर जनाब वो करा रहा था, पूजा वगैरह, पूजा पाठ होता है। कभी देख लो राफेल जाते हैं तो किस किस्म की पूजा पाठ वाला काम करते हैं, वो जनाब नारियल फोड़ना, ये करना वो करना। तो ये देख लें, ये जो उनका चाहे डिफेंस मिनिस्टर है, चाहे नरेंद्र मोदी है, चाहे वो बाकी लोग हैं, इनके अंदर सेकुलर इंडिया वाली बात नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब ये पाकिस्तान को, यानी अपना जो उनका मीडिया है उसको देख लें, वो बार बार पाकिस्तान 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 ड्रम बीटिंग करता है। क्यों करता है? वो हिंदुस्तान के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट है कि वो अपनी ऑडियंस को, जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, उनको इंगेज करते हैं टुवर्ड्स कि पाकिस्तान को ऐसा सिंबल ऑफ थ्रेट के तौर पर यानी बयान करते हैं और कहते हैं जी कि आपकी सिक्योरिटी के लिए ये मौजूदा हुकूमत बड़ी जरूरी है, या ये माइंडसेट बड़ा जरूरी है। तो ये पाकिस्तान को ऐसा थ्रेट शो करते हैं। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान तो अपने पड़ोसियों के साथ प्यार के साथ रहना चाहता है, लेकिन इंडियंस की एक, अब ये जो पानी वाले इश्यू की बात कर रहे हैं, बार बार के पानी हम रोक देंगे, ये मोदी भी कह रहा है, उनके मंत्री भी कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह यह है कि वो इंगेज करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को। और जितना भी बजट है इंडियन मीडिया का, तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीज है, पाकिस्तानी 1 ट्रिलियन रुपीज के बराबर है, वो सारा का सारा जो है ये झूठे प्रोपेगेंडे की नजर ये अंबानीज और अदानीज और मुख्तलिफ जो है वो बिजनेस जो टाइकून्स हैं, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे दिलाती है। वो अपनी बेसिकली सॉर्ट ऑफ ज़कात के तौर पर इस मीडिया को, गोदी मीडिया को उन्होंने तैयार किया हुआ है कि जो इतना पैसा देता है और हर एक इंडियन चैनल के अंदर रॉ का एक बंदा बैठा हुआ होता है, जो तमाम की तमाम जो है वो उसको चला रहा होता है, नैरेटिव को बिल्ड कर रहा होता है अगेंस्ट पाकिस्तान, और डोमेस्टिक ऑडियंस को उसके साथ जो है एंगेज करता है। कभी आपने पाकिस्तान में सुना है किसी को, जर्नलिस्ट को, कि वो इंडिया के बारे में बता रहा हो कि कितनी जनाब तहरीकें होती हैं, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर कितनी खवातीन का रेप हो चुका है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर तो किसने बताना है ये हाँ हम लोगों ने बताना है ना। ये हमारा फर्ज बनता है। क्या ये नाइजीरिया के किसी जर्नलिस्ट ने बताना है? नहीं, बिल्कुल। क्या ये मैक्सिको के किसी जर्नलिस्ट ने बताना है? अमेरिका के जर्नलिस्ट ने बताना है? नो, ये हमने बताना है। दुनिया में सबसे ज्यादा रेप जो होते हैं खवातीन के, इंडिया में होते हैं। ये वर्ल्ड रेप कैपिटल है। कोई ये बात बयान करता है? कितने लोग बात करते हैं? नहीं बात करते। अच्छा, आप ये देख लें कि इस वक्त इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर पता है कितने फौजी हैं, यानी या कितने यूनिफॉर्म पर्सन हैं? 9 लाख। यानी हर 7 बंदों के ऊपर एक फौजी है। अच्छा, वहां पर तकरीबन 4.5 मिलियन का उन्होंने नए डोमिसाइल्स बना लिए हैं, ठीक है। वहां पर 1000 बंदे पर एक डॉक्टर, 1000 से ज्यादा बंदे के ऊपर एक डॉक्टर है, लेकिन हर 7वें बंदे के ऊपर एक फौजी रखा हुआ है। ये इंडिया की एक्चुअल सिचुएशन है। तो इंडिया तो बेसिकली हमारे सामने है। इंडिया एक गलीज मुल्क है, गंदगी देखें उसके अंदर, जिस तरीके से वो लोग हैं, उनका माइंडसेट। और वहां पर मुसलमानों से क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ रहे हो तो जनाब उनको आके मार रहे होते हैं, ठुडे मार रहे हैं, कहते हैं हटो यहां से। तो वो तो यही चाहेंगे। तो मैं बेसिकली जो इंडिया के अंदर इनसिक्योरिटीज है, जितनी तरीके चल रही हैं, अंदरूनी तौर पर वो बेइंतहा कमजोर हो चुका है। साउथ इंडिया के वसाइल नॉर्थ इंडिया खा रहा है। वहां के जो गवर्नमेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, सपोजली अगर पॉपुलेशन उनकी 20% है तो 35% जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वापस देते हैं 11%। आप समझिए बात। जो हम कहते हैं एनएफसी, उनका एनएफसी इस तरह है, और वो नॉर्थ सब कुछ ले रहा है। और ये जितने ब्राह्मण शामन सारे हैं, ये तमाम उधर बैठे हुए हैं। साउथ इंडिया तो यानी लोकेशन वाइज तो इंडिया का ऐसा भी नहीं हो सकता था। बिल्कुल। ये उस टाइम एक अरेंजमेंट किया और इस तरीके से अपने साथ जोड़ लिया। तो वहां पर साउथ इंडिया के अंदर भी बड़ी नफरत मौजूद है। और वहां के जो चीफ मिनिस्टर साहिबान है, मुख्यमंत्री जिन्हें कहते हैं, वो इस बात पर गौर कर रहे हैं अलहदगी से मुतल्लिक, क्योंकि मुसलसल उनके जो वसाइल है वो ये खा रहे हैं। तो ये इंडिया का असल चेहरा है जी। ये इंडिया शाइनिंग इंडिया नहीं, ये क्या है? डिस्कस्टिंग इंडिया। और हमें धमकियां देते हैं। ये फेल्ड स्टेट है। ये खालिस्तान वालों के ऊपर कितने सिखों को उन्होंने इस टाइम कैद किया हुआ है, किस तरीके से जनाब स्टेट टेररिज्म को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
ये इंडिया का असल चेहरा है जी, जो हम लोग मेरे ख्याल से ज्यादा बयान नहीं करते, करते हैं। हमें फोकस करना चाहिए। चाहिए बिल्कुल जी। थैंक यू वेरी मच।